हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम शुरू करेंगे काइनेटिक थ्योरी के एमसीक्यूज। सो बेटा जी, अगेन थर्मल फिजिक्स का एक थर्ड पार्ट आ गया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जहां पे गैसेस के बारे में डिस्कस किया जाता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, है ना। बेसिकली इससे पहले गैसेस के बारे में बात हो रही थी, लेकिन वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे था। उसका जो डोमेन था वो मैक्रोस्कोपिक पे था, यानी कि उसके प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता था। आज इस चैप्टर में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशंस होंगी। इनफैक्ट डिस्कशंस हो चुकी है, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया था तब अच्छी खासी डिस्कशंस हुई है। अब उन डिस्कशंस का रिजल्ट हमारे पास है, तो हम अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो हमेशा की तरह आज भी यही उम्मीद करूंगा कि पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो जल्दी से लेके आओ, क्योंकि क्वेश्चंस में जब न्यूमेरिकल आएंगे तो आप लोग सॉल्व करोगे उसको, राइट। चलिए बेटा जी, शुरू करें क्या? ऑलराइट, तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। सवाल कहता है, अ बुलेट ट्रैवलिंग एट 100 मीटर पर सेकेंड सडनली हिट्स अ कंक्रीट वॉल इफ द काइनेटिक एनर्जी इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द हीट द रेज इन द टेम्परेचर। तो बेटा यहां पे टेम्परेचर में जो राइज होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आई थिंक ये वाली चीज आपको जानते हो कि जैसे कन्वर्जन किया जाता है हीट का, है ना। तो पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई है, तो वो आपको बताना बेटा। तो बता दो यार, ऐसे वाले क्वेश्चंस तो हमने पहले भी कर रखे, तो कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे सवालों को सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चंस हम पहले से भी डील करते हुए आए। एक और ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना इन क्वेश्चन को। किया ट्राई? देखिए भाई, सीधी सी बात है, बुलेट है हमारे पास। एक मिनट रुको, सीधी सी बात है बेटा, बुलेट है हमारे पास। हाँ सर बिल्कुल है। मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकेंड से, बिल्कुल बढ़िया सर। सामने दीवार है बेटा जी। क्या होगा कि इसके पास अभी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ही दीवार से टकराएगी, जाके दीवार से टकराने से बुलेट यहीं पे रुक जाएगी बेटा, फंस गई दीवार के अंदर। बुलेट सडनली रुक गई बेटा। जब ये बुलेट सडनली रुक जाती है तो ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि यहां पे क्या होगा, यहां का टेम्परेचर जो है, यहां का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। अब टेम्परेचर राइज करने के लिए तो कोई हीट की जरूरत होती है बेटा। वो हीट कहां से आई? टेम्परेचर को राइज करने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है। इस इलाके में टेम्परेचर राइज हो गया, हीट कहां से आई? ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में, जो कि यहां जाती है, जिससे कि टेम्परेचर राइज होगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में, ये हीट जाती है इधर और यहां पे टेम्परेचर राइज होता है। तो बेसिकली जो भी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है हीट में। बेटा जी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ mv², लेकिन सब ये आता है जूल में, और हीट का फॉर्मूला ms डेल्टा थीटा या डेल्टा टी आप लगाते थे, ये आता था कैलोरी में। तो इसी के लिए एक फैक्टर आता है बेटा, जिसमें आपको कंसीडर करना है कि स्पेसिफिक हीट आप किस में पुट कर रहे हो। जैसे अगर आप क्वेश्चन से चेक करोगे तो स्पेसिफिक हीट आपका ऑलरेडी जूल पर केजी केल्विन में है बेटा, तो यहां पे आपकी यूनिट ये भी जूल में ही आएगी। फिर आप ये चेक कीजिए कि स्पेसिफिक हीट क्या दे रखा है। स्पेसिफिक हीट बेटा होता है 100 जूल पर केजी पर केल्विन। ये किसके लिए है? बुलेट के लिए है। लेकिन आप देखो यूनिट को, तो जूल पर केजी केल्विन दे दिया बेटा, तो ऑलरेडी जूल में है, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अक्सर ये आपको कैलोरी में मिलेगा, जैसे वाटर के लिए आप सॉल्व करते हो तो कैलोरी पर ग्राम केल्विन होता है बेटा, है ना। तो जब यहां पे कैलोरी में है तो उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर ऑलरेडी स्पेसिफिक हीट आपके पास जूल में है तो इसको जूल में रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। बुलेट का मास खत्म। स्पीड की मैं बात करूं तो स्पीड कितनी थी बेटा हमारे पास? सब 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 शुड बी इज इक्वल्स टू, यहां पे आइए बेटा, स्पेसिफिक हीट इन्होंने बोल दिया है 100, और टेम्परेचर का जो चेंज होगा वो हमें तो फाइंड करना ही है। कहानी केल्विन में चलेगी, आप खुद देख लीजिए बेटा, केल्विन दे रखा है तो केल्विन में ही टेम्परेचर को लेना है, तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 100 इंटू डेल्टा टी। बेटा जी 100 से तो 100 मर जाएगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 50। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 50, वो भी किस में? केल्विन में। सो डेल्टा टी हो जाएगा आपका 50 केल्विन, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। ऐसे सवालों में कन्वर्जन फैक्टर्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटे। जूल वाली बातें हैं तो जूल में चल रही है, कैलोरी में होगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे आएंगे सवाल ऐसे, तो आप देख लेना कैसे इनको सॉल्व किया जाता है।
चलिए बेटा जी नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको कर लिए नोट, समझते हो सारी बातें। चलो भाई, सो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमसे क्या कहता है, अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स सम गैस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड अ प्रेशर इफ द वेसल इज गिवन अ वेरी हाई वेलोसिटी। भैया कंटेनर है, एक वेसल है, वेसल कुछ भी हो सकता है बेटा, इसके अंदर गैस फिल्ड है, इसके अंदर गैस फिल्ड है, ठीक है। तो एक कंटेनर है, एक क्लोज्ड वेसल है जिसके अंदर गैस फिल्ड है किसी गिवन टेम्परेचर पे एंड कोई प्रेशर स्पेसिफाइड है, ठीक है। भैया इसका टेम्परेचर आज के समय में अभी है टेम्परेचर T और प्रेशर है बेटा P। अगर मैं इस कंटेनर को वेलोसिटी दे दूं, मैं इस कंटेनर को मूव करा दूं विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, कंटेनर जा रहा है आगे, तो इस गैस के टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आएगा? क्या वो इंक्रीज होगा बेटा, क्या वो डिक्रीज होगा, या फिर वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस, या फिर कोई चेंज नहीं आएगा। सोच बेटा क्या हो सकता है। कंटेनर को मूव करा दिया, वेसल को मूव करा दिया बहुत हाई स्पीड से, तो टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बेटा जी आप खुद ही इसको प्रैक्टिकली सोचो यार, प्रैक्टिकली सोचो। आपने क्या लिया, बलून लिया, बलून में एयर भरी, अब उस बलून को बहुत स्पीड से मूव कराओ, तो क्या वो गर्म हो जाता है क्या बलून? क्या वो ठंडा हो जाता है? खुद सोचो ना, ये तो सोचने वाली बात है कि सर अगर एक बलून ले लें जिसमें गैस भरी हुई है और बहुत स्पीड से बलून को मूव कराएं, तो क्या वो बलून गर्म या फिर ठंडा कुछ ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो जो टेम्परेचर होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी है, वेसल की वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी नहीं है। कंटेनर की वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, मॉलिक्यूलर की जो वेलोसिटीज होती है, मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी, वहां पे उनकी डिपेंडेंसी आती है। जैसे कि जब आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हो, जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हो, वहां पे वो टेम्परेचर की प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ, ठीक है। तो जो भी टेम्परेचर की डिपेंडेंसी आती है वो मॉलिक्यूल के वेलोसिटी से आती है, कंटेनर की वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है साहब अपने को। और तो और मैं तो बोलूंगा कि भैया यहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से, तो ठीक है। तो साफ साफ स्टेटमेंट लिख देना यहां पे, दैट इट डज नॉट चेंजेस विद द स्पीड, विद द वेलोसिटी ऑफ द वेसल। द टेम्परेचर डज नॉट चेंजेस विद द वेलोसिटी ऑफ द वेसल। टेम्परेचर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल के वेलोसिटीज बढ़ जाएंगी, उनमें आपस में अलग मोशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन तुम सोचो कि टेम्परेचर ही बढ़ जाए, ना 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 बाबा, ऐसा नहीं होता। क्लियर है कि बात सभी को? सच में? ऑलराइट, चल बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल कह रहा है, फ्रॉम विच हाइट अ ब्लॉक ऑफ आइस मस्ट बी ड्रॉप्ड इन ऑर्डर दैट इट मेल्ट कंप्लीटली। भाई कितने हाइट से एक ब्लॉक को मैं ड्रॉप करूं, कितने हाइट से एक ब्लॉक को मैं ड्रॉप कर दूं सो दैट इट मेल्ट कंप्लीटली, है ना। एक आइस को मैं कितनी हाइट से छोड़ूं कि वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाए नीचे पहुंचते पहुंचते। अज्यूम दैट ऑल द एनर्जी इज रिटेन्ड बाय द आइस। ये आप अज्यूम कर लीजिएगा कि जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी आइस ने रिटेन कर ली और अपने आप को उसने मेल्ट किया उस केस में। तो मैं आपको डायग्राम बना के थोड़ा सा फील दे देता हूं। ये आइस क्यूब है हमारे पास, इसको मैंने किसी हाइट h से ड्रॉप किया। ये हाइट h मुझे निकालनी है बेटा, है ना। ये हाइट h मुझे फाइंड आउट करना है। ये हाइट h से जब हमने इसको ड्रॉप किया तो इनिशियली इसके पास थी mgh, और जब नीचे गिरी तो नीचे नीचे तो पानी पानी रह गया, सिर्फ वाटर वाटर। यानी कि नीचे पहुंचते पहुंचते ये आइस कंप्लीटली मेल्ट हो गई। तो वो मेल्ट कैसे हुई भाई, कौन है उसके पीछे सर, किसने किया होगा आपके हिसाब से? ये है ना, ये आइस पूरी यहां पे देखो पहुंचते पहुंचते पूरी मेल्ट हो चुकी थी। तो सर किसने किया होगा भाई? क्या है ना, जब ये आइस को आपने ऊपर से छोड़ा ना तो उसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी सारी कन्वर्ट हुई हीट में, और हीट मिलने से ये आइस हुई है मेल्ट। समझे बात को? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी कन्वर्ट हो रही है हीट में, और ये आइस हुई उस हीट की वजह से मेल्ट। यानी कि ऑल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द आइस इज गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट। या ऐसे कर लो भाई, ऐसे कर लो कि सर mgh का कन्वर्जन हुआ काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से उसको हीट मिली, और फिर फर्दर वो सब कर लो, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन करोगे फिर आगे चल के।
तो क्यों प्रोसेस को बढ़ाएं जब मैं सीधा समझ रहा हूं कि अभी इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि नीचे जाते जाते खत्म हो जाएगी, लेकिन नीचे जाते जाते तो आइस भी खत्म होगी सर। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई सारी हीट में। अब एनर्जी को ना तो खत्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी mgh, नीचे जाते 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 बेटे कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, और हीट में कन्वर्ट होने से आइस हो जाएगी मेल्ट। यानी कि ऑल द पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट। लेकिन अब आपको यहां पे थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि चीजें आपके पास जूल पर ग्राम और ये सारे फैक्टर्स में आएंगी जो कि आपको कंसीडर करना है बेटा। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो मैंने बोला कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है साहब वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी हीट में। तो यानी कि mgh गेट कन्वर्टेड इनटू ml। अब यार एक बात बता मेरे बच्चे, यहां पे जो है ये मास से तो चल मास मर जाएगा, g का वैल्यू 10 पुट कर देंगे, हाइट हमें निकालेंगे, लेकिन वो एनर्जी कैलोरी में है, ये एनर्जी कैलोरी में है, तो भैया इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा ऐसे फैक्टर्स में आपको इसको 4.2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ऐसे समय आपको इसको 4.2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब आपने इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर लिया है तो मास से तो मास मर जाता है बेटा, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, हाइट तो हमें निकालनी ही है। लेटेंट हीट की बात करें तो 80 जूल पर ग्राम, इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करो, सो 80 जूल पर ग्राम। बेटा पर ग्राम यानी कि 110 की पावर माइनस का 3 kg। अब कहानी जूल पर केजी में होगी इसकी, ठीक है। पहले जो इसकी कहानी थी जूल पर ग्राम में थी, अभी मैंने इसको जूल पर केजी में कन्वर्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 4.2, ठीक है। तो 0 से तो 0 खत्म, h की वैल्यू देखो 8 इंटू 4.2 डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 33.6 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। सॉल्व किया बेटे इसको, 33.6 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 33.6 किलोमीटर। क्या लिख सकते हैं इसको? 33.6 किलोमीटर, जो कि मुझे सी ऑप्शन में मिल रहा है, और यही है हमारा फाइनल आंसर। पोटेंशियल एनर्जी भैया मैकेनिकल एनर्जी होती है जिसको कि हम जूल में लिखते थे, लेकिन ये हीट है, ये कैलोरीज में चलती है, तो इसका कन्वर्जन मतलब हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। बट यार ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ये कहता है, जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट होता है ये, तो कैलोरी को मैकेनिकल वाले के इक्विवेलेंट करना है तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें फिर, ठीक है। क्लियर है ये बात सभी को? छाप लो यार जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया नोट? बढ़े आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, अगला सवाल क्या है बेटा हमारे पास? बुलेट है जिसका मास दे दिया है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg, मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हिट्स एन आइस ब्लॉक जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे था, और मास ऑफ द आइस ब्लॉक इज 990 ग्राम, जो कि रेस्ट पे था, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे, एंड गेट एम्बेडेड इन इट। तो बेटा ये इसी के अंदर जाके एम्बेडेड होगी। इफ आइस टेक्स 50% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, आइस जो है बेटा काइनेटिक एनर्जी का 50% ले रही है मेल्टिंग के लिए, देन द मास ऑफ द आइस ब्लॉक दैट हैज मेल्टेड इज। तो भैया आइस ब्लॉक का कितना मास मेल्ट हुआ होगा ये आपको बताना है, आइस ब्लॉक का कितना मास मेल्ट हुआ है ये आपको बताना है। यार मैं अगर बात करूं यहां पे, तो बुलेट जो थी वो तो मूव कर रही थी विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास था 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg, ठीक है। यहां पे एक आइस क्यूब था जिसका मास था 990 ग्राम, यानी कि 990 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 kg, जो कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ था। बेटा ये बुलेट इसके अंदर जाती है, बुलेट इसके अंदर जाती है हाफ ऑफ द, देखो बुलेट इसके अंदर गई और उसके अंदर फंस गई, यानी कि आधी काइनेटिक एनर्जी उसने ट्रांसफर कर दी ब्लॉक को, जिसकी वजह से दोनों चलेंगे अब, और बची हुई आधी काइनेटिक एनर्जी उससे उसको क्या किया, मेल्ट किया। अरे हमारा नॉर्मल डब्बा थोड़ी है ये कि मेल्ट नहीं होगा, आइस है भाई। यहां से बुलेट चलाई, बुलेट गई स्पीड में, बुलेट इसके अंदर फंस गई जाके बेटा, बुलेट इसके अंदर जाके फंस गई, गेट एम्बेडेड इन इट बेटा, मतलब यानी कि बुलेट इसके अंदर ही फंस गई जाके,
बुलेट अगर इसके अंदर फंस गई है, यानी कि बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो चुकी है किसमें सर? एक तो डब्बा कंप्लीटली मूव करेगा वो, एक तो डब्बा जो मूव करेगा वो, ऊपर से हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज कन्वर्टेड इनटू द हीट। दो चीजें हो रही है यहां पे। हमें डब्बे की स्पीड से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि कितना मास ऑफ द आइस मेल्ट हुआ है यहां पे। तो आधी काइनेटिक एनर्जी डब्बे को मूव कराने में यूटिलाइज हो गई और आधी काइनेटिक एनर्जी डब्बे को मेल्ट करने में, आइस को मेल्ट करने में लगेगी बेटा। आधी काइनेटिक एनर्जी से ये आइस आगे की तरफ मूव करेगी, आधी काइनेटिक एनर्जी से मेल्ट होने वाली है। देख लो भाई यहां पे 50% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी मेल्टिंग के लिए काम आ रही है बेटा। तो बची हुई 50% क्या करिए भाई, ये इस आइस को आगे लेके जा रही है। मुझे इसकी स्पीड से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि ये कितना मेल्ट हुआ, कितनी आइस मेल्ट हुई है, ये बताना है अपने को। अच्छा, सो हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग, द हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग। तो भैया इसकी काइनेटिक एनर्जी थी कितनी पहले, ये तो निकाल लें। सो काइनेटिक एनर्जी आएगा बेटा हाफ इंटू मास है 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 kg, स्पीड है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 400। 3 0 से 3 0 खत्म एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 जूल। सो 2 जूल इज द काइनेटिक एनर्जी और इसका आधा यूटिलाइज हुआ है आइस को मेल्ट करने में। सो हाफ ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू m इंटू एल इंटू 4.2। भैया कन्वर्जन तो करना ही पड़ेगा, कन्वर्जन तो करना ही पड़ेगा, मैकेनिकल कन्वर्जन जो होता है उसका। सब 2 से तो 2 खत्म हो जाएगी कहानी। तो 1 इज इक्वल्स टू मास हमें फाइंड आउट करना है बेटा। यहां पे लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है, 80 कैलोरी पर ग्राम है, 80 कैलोरी पर ग्राम है बेटा, है ना। तो इसका तो कन्वर्जन कर ही लिया है, सो इट विल बी 80 इंटू कैलोरी का कन्वर्जन कर ही लिया था, पर ग्राम है, ग्राम का कन्वर्जन 1000 kg। सो बेटा ये ग्राम वाले पार्ट को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है हम लोगों ने। नाउ इट कैन बी रिटन एज 1 इज इक्वल्स टू m इंटू 0 से 0 खत्म हो जाएगा 33.6 डिवाइडेड बाय 1000 100 पॉइंट हटाया, एक 0 लगाया, m का वैल्यू बन जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 336। m का वैल्यू बन जाएगा बेटा कितना, ये देखो 4.2 मल्टीप्लाई बाय 8 इट विल बी 33.6, पॉइंट हटाया, एक 0 और लग गया, 1000 बटा 336। सॉल्व करना पड़ेगा इसको बेटा। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं करूं तो 336 को कितने से 3 से करें, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, एक 9 होता है और एक 0। अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको 3 से करते हो तो ये बनता है कितना, अच्छा रुको एक मिनट, कैलोरी पर ग्राम 1000, ठीक है सही है। चलो देख लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली बनेगा कितना, 3, है ना। अप्रोक्सीमेटली बन रहा है 3, पर ये किस में चल रही है कहानी, किलोग्राम में। ये किस में चल रही बेटा कहानी, किलोग्राम में। देखना पड़ेगा यार, कुछ गलती तो नहीं कर दी, रुक जाओ। जूल कन्वर्जन फैक्टर सही है, 80 कैलोरी पर ग्राम था, अरे यार उल्टा कर दिया क्या इसको मैंने। 80 इंटू मास की बात कर लें यहाँ पे, वो मास मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे, है ना, जितना मास मेल्ट हो जाएगा। तो जूल जूल जूल, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक मिनट रुको यार, चेक कर लेता हूँ यार, गलती क्या हुई, एक मिनट रुको। 80 कैलोरी पर, अरे यार रुको, समझ गए, कैलोरी पर ग्राम 10 की पावर माइनस 3 आना था बेटा, यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 3 आना था, है ना। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हो तो 10 की पावर माइनस 3 आता ना, अपॉन में ग्राम है भाई, कैलोरी अपॉन ग्राम, तो इसलिए अपॉन में जो ग्राम था उसको किलोग्राम में फिर ऐसे ही करेंगे ना। हाँ, सो m का वैल्यू बनेगा 1 डिवाइडेड बाय, यार ये बन जाएगा 336 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, है ना। चलो अभी बहुत ही बढ़िया। सो इट विल बी लाइक 1 अपॉन 336, या तो मैं तो सोच रहा हूँ ग्राम में भी क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं इसको हम लोग, है ना।
इसको तो मैं बोल रहा हूँ ग्राम में भी क्यों कन्वर्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है, लिखो ही मत इसको, मेरे हिसाब से तो ग्राम में चलने दो, क्योंकि आंसर शायद उनको ग्राम में चाहिए अपने से। ठीक है, उनको आंसर हमसे ग्राम में चाहिए, मत करो या कन्वर्जन, कोई जरूरत नहीं है, ग्राम में चलने दो कहानी। तो 1 इज इक्वल्स टू, ग्राम में ही चलने दो बेटा कहानी, तो हो जाएगा m इंटू 336, तो 1 इज इक्वल्स टू 336 m, तो m विल बी 1 डिवाइड बाय 336, m कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 336। हाँ फिर सॉल्व हो जाएगा, करके देखो भाई आंसर क्या आ रहा है इसका, देखो अरे ये करना था यार, कुछ भी नहीं है। खामा खा हम लोग वहां पे वो ग्राम किलोग्राम कन्वर्जन में लगे पड़े थे। बोल बेटा कितना बनेगा ये, 0.003, सो m की वैल्यू बन जाएगी 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। वो खामखा हम लोग वहां पे लगे पड़े थे उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने की, कोई जरूरत नहीं है, ग्राम में चलने दो, ग्राम में ही आंसर चाहिए सामने वालों को। ठीक है, सामने वालों को ग्राम में ही आंसर चाहिए, तो ग्राम में चलने दो, कन्वर्जन फैक्टर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपने 4.2 कर दिया वो काफी है बेटा। ठीक है, क्लियर रहेगी सभी को बातें, पक्का छाप लो जल्दी से, हो गया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। कहते हैं भाई वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम 160 मीटर हाइट, assuming that half the kinetic energy of the falling water get converted into the heat। पानी गिर रहा है और आधी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो राइज इन टेम्परेचर कितना होगा ये आपको बताना पड़ेगा। वाटर गिर रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 160 मीटर, तो मैंने मान लिया ये हाइट है 160 मीटर की। जब वाटर यहां पे था तो उसके पास थी एनर्जी पोटेंशियल वाली, जब वो यहां पे पहुंचा तो उसके पास एनर्जी आई काइनेटिक एनर्जी वाली, विच इज हाफ mv²। सो कन्वर्जन कुछ इस प्रकार से है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। वाटर फॉल कर रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 160 मीटर, तो जब वो 160 मीटर की हाइट पे था उसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी, जब वो नीचे आया तो उसके पास आई काइनेटिक एनर्जी। बेटा जी यहां से फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर मैं बात करूं तो mgh बराबर हो जाएगा हाफ mv² के, mgh बराबर होगा हाफ mv² के, m से m मर जाएगा और v का वैल्यू बनेगा बेटा अंडर रूट ऑफ 2gh। हाइट कितनी 160, चलो लिख दो वहां पे, तो v का वैल्यू बनेगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 160, 1600 या 3200 बनेगा ये v का वैल्यू अंडर रूट में मीटर पर सेकंड। सो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पहले वो निकालिए, फिर उसका हाफ हीट कन्वर्ट करेगा इसको। ठीक है, सो पहले तो मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करूं इसकी, तो हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, सो 3200 m डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हो जाएगा 1600 m। सो काइनेटिक एनर्जी है बेटा 1600 m, काइनेटिक एनर्जी है कितनी 1600 m। अब इसका आधा, इस काइनेटिक एनर्जी का आधा कन्वर्ट हुआ हीट में, सो हीट में जो कन्वर्ट हुआ दैट विल बी हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। बेटा जी आइस को मेल्ट करना है ना, सॉरी टेम्परेचर राइज करना है, टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू, बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1600 m, 1600 m। बेटा m से m मर जाएगा, पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होता है 4200, ये बेटा जूल पर केजी केल्विन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 4200 जूल पर केजी केल्विन, टेम्परेचर में जो आएगा डेल्टा टी। अब यहां पे क्या आप वो कन्वर्जन फैक्टर नहीं लगाओगे 4.2 वाला, लगा चुके हैं ऑलरेडी। सर ये तो कैलोरी में होती है, ये जूल में होती है, तो यहां पे आपने वो कन्वर्जन फैक्टर नहीं लगाया, लगा चुका हूं ऑलरेडी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी केल्विन, पहले ही कन्वर्जन फैक्टर लगा दिया बेटा, इज इक्वल्स टू बेटा ये हो जाएगा 800, 2 जीरो से तो 2 जीरो मर जाएंगे और डेल्टा टी बनेगा बेटा कितना 8/42। कैसे काटेंगे बेटा इसको, 2 से काट दीजिए, 2 4 जा 8 और यहां पे बनेगी कहानी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21/4
अप्रोक्सीमेटली 0.2 बनेगा बेटा, ये अप्रोक्सीमेटली बनेगा 0.2। ये कहां नहीं आएगी बेटा, अप्रोक्सीमेटली 0.2 डिग्री सेल्सियस की केल्विन, सर केल्विन। सो डेल्टा टी आ रहा है 0.2 केल्विन या फिर 0.2 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला था बेटा मैंने पहले भी, आप लोगों को याद हो तो मैं कहता हूं कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि केल्विन में है या डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि केल्विन में है या डिग्री सेल्सियस में है। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता, अगर डेल्टा ना होके सिर्फ टी होता, अकेला टी लिखा होता, तो फिर मैं वो 273 वाला डिवाइस लगाता इसमें, बट यहां पे डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। सो डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहता है बेटा, तो आंसर आपका 0.2 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? कोई शक तो नहीं है? छाप लो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। क्लियर रहेगी बातें सभी को? बढ़े आगे, चलो भाई आगे बढ़े। अगला सवाल कहता है द ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अ परफेक्ट गैस। भाई एक परफेक्ट गैस के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? यहां पे टेम्परेचर ले लिया, यहां पे प्रेशर ले लिया, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? सर जी बाकी सारे फैक्टर्स को हटा दूं तो अगर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाते हैं तो बाकी फैक्टर्स को साइड में रखते हुए पता चलता है दैट पी इज प्रोपोर्शनल टू द टी, दैट मींस इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्या है, ओरिजिन से पास हो गई ये हाइपरबोला पैराबोला सब बकवास बातें हैं। इट इज विल बी अ स्ट्रेट लाइन लेकिन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस है? नहीं सर पैरेलल थोड़ी होगा, स्लोप पे आएगा। ठीक है, पैरेलल नहीं होगा भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर पैरेलल होती स्ट्रेट लाइन, दैट शोज कि यहां पे अलग अलग टेम्परेचर पे प्रेशर अलग अलग प्रेशर पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस एट 73 डिग्री सेल्सियस। नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता। ये कहना चाहता है ऐसा ग्राफ बनेगा। भाई इसका मतलब तो हो गया कि टेम्परेचर पे 73 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे प्रेशर कुछ भी रख लो टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब होता है बेटा, आपके पास जो इक्वेशन आई है इसका मतलब है कि साहब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर बेटा डिक्रीज हुआ तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो ये ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 केल्विन। यहां का जो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन होता है, या फिर माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो आप इसको। तो 0 से ओरिजिन से पास नहीं होता, बिकॉज टेम्परेचर केल्विन में चल रहा है। अगर ये टेम्परेचर केल्विन में है तो 0 केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पे होएगा बेटा, और यहां पे आके आपका ये जो है ग्राफ इंटरसेप्ट करेगा इस पे। तो बच्चे कुछ सोचेंगे सर ओरिजिन से पास क्यों नहीं हुआ? तो मेरे बच्चे ये जो टेम्परेचर है यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट 0 कहां मिलता है? यहां पे। दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव द एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0 हमें कहां मिलता है? इस पॉइंट पे मिलता है, इसलिए यहां पे इंटरसेप्ट करेंगे इसको। सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टिंग द टेम्परेचर एक्सिस एट 273 डिग्री सेल्सियस, जो कि वहां पे आ रहा है, क्योंकि वहीं पे मिलता है एब्सोल्यूट 0। क्या मिलता है? एब्सोल्यूट 0 मिलता है। कहने को तो यहां पे भी लोग बोलते हैं सर 0 डिग्री सेल्सियस, बट इट इज 273 केल्विन एक्चुअली। कहने को तो लोग यहां पे भी कहते हैं बेटा कि 0 डिग्री सेल्सियस है, पर यहां पे 273 केल्विन आ रहा है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0 आपको यहां पे मिलेगा, इस जगह पे। समझ गए मेरी बात? इस जगह पे एब्सोल्यूट 0 मिलता है बेटा, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी इसको छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। नोट किया सबने? समझते हो ना? सिंपल सी अप्रोच थी, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ज्ञान वाला सवाल था ये। आगे बढ़े बेटा, अगला सवाल आया, एट कांस्टेंट प्रेशर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज। भैया कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, डेंसिटी ऑफ द गैस जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। अच्छा,
सब ऐसी बात है क्या? कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी की कहानी अगर लगाई जाए तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के हिसाब से अगर बात करें बेटा, सो पीवी इज इक्वल्स टू, बेटा इसको लिखते हैं मास अपॉन मोलर मास गैस के लिए। वॉल्यूम को नीचे लेके आओ, बाकी सारी चीजें उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय आरटी। बेटा डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी डिनोटेड बाय रो, रो से डेंसिटी को डिनोट करेंगे बेटा, ये हो जाएगा पीएम डिवाइडेड बाय आर टी। कहते हैं भाई कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, बाकी मोलर मास तो कांस्टेंट होता है, आर भी कांस्टेंट होता है, तो जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहते हैं भाई अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो मोलर मास और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, सो डेंसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि आपका बिल्कुल सही जवाब है फॉर दिस क्वेश्चन। पता नहीं ग्राफ किस काम का, लेकिन ठीक है, हमारा काम इक्वेशन से ही हो गया, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर रहेगी बात सभी को? क्लियर रहेगी बात सभी को? देख लो भाई जल्दी से, फिर आगे बढ़ते। डन, चलो आगे बढ़ेंगे बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अ बॉक्स कंटेन एक्स मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। एक बॉक्स है विच कंटेन्स एक्स मॉलिक्यूल्स, मोल्स नहीं मॉलिक्यूल्स है। हाउ विल द प्रेशर ऑफ द गैस बी अफेक्टेड इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मेड 2x। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर डबल कर दिया जाए तो प्रेशर का क्या हाल होगा? वो डिक्रीज होगा, क्या वो अनचेंज रहेगा, क्या वो डबल हो जाएगा, या फिर वो 3 टाइम्स हो जाएगा? प्रेशर का क्या हाल होगा भाई? So as per the equation PV is equals to nRT, यही विचार कर सकते हैं। As per the equation PV equals to nRT, अगर मैं बात करूं तो सर PV is equals to number of molecules upon Avogadro number into RT लगा दिए, तो यहां पे बॉक्स बोला है, बॉक्स का वॉल्यूम फिक्स रहेगा, तो वॉल्यूम को कंसीडर ना करते हुए आर और Na कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर को ना कंसीडर करते हुए प्रेशर यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। प्रेशर जो आएगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि अगर इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर की बात कर ली जाए तो इट विल बी इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो x अपॉन 2x, x से x मर जाएगा, सो इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर विल बी 1/2, तो फाइनल प्रेशर विल बी 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रेशर। तो बेटा प्रेशर कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा, है ना? सिंपल सी अप्रोच भैया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डबल किया तो प्रेशर डबल हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हाफ किया तो प्रेशर भी हाफ हो गया। बड़ी सिंपल सी बातें हैं यार, ऐसा परेशान होने वाली जरूरत नहीं है इन चीजों में। तो एक सिंपल सा गैस इक्वेशन से हमने चीजों को फाइंड आउट किया और ये हमारा फैक्टर आ चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। छाप लीजिए बेटा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हो गया बेटा सॉल्व, बढ़े आगे। चलो अगला सवाल कहता है इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस आर डबल्ड एंड द वॉल्यूम इज हाफ्ड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। यानी प्रेशर और टेम्परेचर को तो डबल कर दें और वॉल्यूम को अगर हाफ कर दें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या हाल होगा? क्या वो हाफ हो जाएंगे, क्या वो 2 टाइम्स होगा, क्या वो 4 टाइम्स होगा, और क्या वो कांस्टेंट रहेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बातें हो रही है सर यहां पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या यही वाली बातें करेंगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाली अपॉन Na, है ना? तो यहां से PV अपॉन T इज इक्वल्स टू N R अपॉन Na। भाई R अपॉन Na तो कांस्टेंट होता है, इसको तो हटा दो यार, ये तो कांस्टेंट वाला पार्ट है, इससे तो फर्क पड़ता ही नहीं है। यहां पे अगर देखें तो N विल बी इक्वल्स टू PV डिवाइडेड बाय T। N जो होता है वो बनता है PV डिवाइडेड बाय T। ठीक है साहब,
प्रेशर को डबल करोगे, टेम्परेचर को भी डबल करोगे और वॉल्यूम को हाफ कर दोगे। तो यहां से ये N1 है, ये P1 है, ये V1 है, ये T1 है। अब मैं N2 की बात करूं तो प्रेशर को तो डबल कर दिया है यानी कि 2 टाइम्स ऑफ P1, वॉल्यूम को आधा कर दिया है यानी कि V1/2 और टेम्परेचर को डबल किया यानी 2 टाइम्स ऑफ T1। टेम्परेचर को डबल किया, प्रेशर को डबल किया, वॉल्यूम को हाफ किया, तो 2 से तो 2 मर जाएगा। तो N2 का जो वैल्यू बनेगा इट विल बी P1 V1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ T1। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा उस केस में? हाफ। वो हो जाएंगे सर हाफ। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा बेटा इस केस में? हाफ हो जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे इस केस में? हाफ हो जाएंगे। और यहीं पे हमारे सवाल समाप्त होता है। तो जल्दी से इसको भी छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। किया नोट सभी ने? समझते हो ना? चलो भाई, तो आगे बढ़ेंगे बेटा। अगला सवाल, द डेंसिटी ऑफ द एयर एट एनटीपी इज 1.293 ग्राम पर लीटर। इफ द प्रेशर इज ट्रिपल्ड कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट देन इट्स डेंसिटी बिकम। सो डेंसिटी दे रखी है बेटा ऑलरेडी, और बोले प्रेशर को अगर ट्रिपल कर दिए तो फिर क्या हाल होगा डेंसिटी का? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। यार ऐसा क्वेश्चन शायद किया हुआ है हम लोग पहले, मुझे याद आ रहा है, मुझे धुंधली धुंधली सी यादें आ रही है, शायद हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। चलो फिर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी भाई, इनिशियल डेंसिटी आपको 1.293 दे रखा है, वो भी ग्राम पर लीटर में। ठीक है। इनिशियल प्रेशर को अगर मैंने P0 ले लिया तो फाइनल प्रेशर मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ P0 होगा, क्योंकि प्रेशर को मैंने ट्रिपल कर दिया है। क्या सर हम टेम्परेचर के साथ भी कुछ एडजस्टमेंट करेंगे? नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कितने, आपको तो फाइनल डेंसिटी पता नहीं कितनी होती है। किया हुआ है क्वेश्चन, याद आ गया मुझे। PV इक्वल्स टू NRT वाली क्वेश्चन से बेटा PV इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास इंटू RT है। वॉल्यूम को नीचे लेके आ जाओ तो मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू MP डिवाइडेड बाय RT। भाई मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है ना, तो लिख दूं डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू MP अपॉन RT। भैया टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, मोलर मास कांस्टेंट होता है और R भी कांस्टेंट होता है। सो डेंसिटी प्रोपोर्शनल है बेटा P के, डेंसिटी प्रोपोर्शनल है P के। तो यहां से पता चला कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि अगर आप प्रेशर को ट्रिपल करोगे तो डेंसिटी भी ट्रिपल हो जाएगी भाई। अगर आपने प्रेशर को ट्रिपल किया तो डेंसिटी भी ट्रिपल हो जाएगी, यानी कि इनिशियल डेंसिटी अपॉन फाइनल डेंसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। तो भैया सीधी सी बात है, इट विल बी 1/3। ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल प्रेशर को P0 और तो फाइनल डेंसिटी जो बनती है 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डेंसिटी बनती है। तो फाइनल डेंसिटी विल बी 3 टाइम्स ऑफ 1.293 ग्राम पर लीटर। तो बेटा इसको सॉल्व करने से यू विल गेट द आंसर 3.879 ग्राम पर लीटर। हाँ बिल्कुल, तो ये हमें ऑप्शन ए में मिलेगा और यही है हमारा फाइनल आंसर। छाप लिया सभी ने? ये समझते हो बात को? चलिए भाई, तो अगला सवाल, अ बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक 90 मीटर डीप, ऑन रीचिंग द सरफेस इट्स वॉल्यूम बिकम। एक बबल जो कि राइज कर रही फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक, जो कि 90 मीटर डीप है, जब वो सरफेस पे पहुंचेगी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा ये आपको बताना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा वहां पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप ले सकते हो 10 मीटर ऑफ वाटर। देखो ट्राई तो करो, जैसे ऊपर ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ आएगा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होने से वॉल्यूम में कोई वेरिएशन आ जाएंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हो। तो देखो भाई क्या आंसर बनता है इसका, फिर मैं बताऊं कैसे सॉल्व करना है। तो भाई विचार किया होगा कुछ तुम लोगों ने इस क्वेश्चन पे, तो क्या करें इसमें, चलो सोचते हैं। भाई बबल राइज कर रहा है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक, यानी कि सरफेस है यहां से और ये बॉटम वाला पार्ट हो जाएगा। यहां से कोई बबल जो है वो राइज करता है ऊपर की तरफ। यहां पे प्रेशर की बात करें तो इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस का ρgh होता है, याद है ना बेटा? हाँ, यहां से हाइट h कंसिडरेबल हो जाती है, यहां पे प्रेशर होगा P0 प्लस का ρgh। ठीक है, रही बात यहां पे, जब ये बबल यहां पे पहुंच जाएगा तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो होगा P0। तो पहली बात तो प्रेशर का वेरिएशन हमें नजर आ रहा है।
अब वॉल्यूम की बातें करना चाहता है वो, ठीक है। अब एक बार बताओ भाई, सीधी सी बात है, जब ये बबल राइज करेगा ऊपर की तरफ तो टेम्परेचर में कोई वेरिएशन थोड़ी आ रहा है। टेम्परेचर में वेरिएशन अगर नहीं है तो पीवी को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हुए चलते हैं बेटा, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। सो पीवी कांस्टेंट हो जाएगा और मैं कहूंगा P1V1 विल बी इक्वल्स टू P2V2। P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 हो जाएगा। मैं यहां पे कंसीडर करता हूं 0.1, यहां पे कंसीडर करता हूं 0.2। तो अगर मैं पहले वाले पॉइंट पे प्रेशर की बात करूं तो इट इज गिवन बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस का ρgh इनटू यहां पे वॉल्यूम जो होगा वो कितना है, लेटेस्ट से यहां पे वॉल्यूम को V मान लेते हैं, यहां पे जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम V2 का वैल्यू हमें निकालना है कि वो इनिशियल वॉल्यूम के कितने टाइम्स हो जाएगा। V2 है इनिशियल वॉल्यूम के कितने टाइम्स होगा ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए भाई यहां पे हाइट जो है 90 मीटर है, सो द लेक इज एक्चुअली 90 मीटर डीप एंड यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए इन्होंने बोला है कि वो 10 मीटर ऑफ वाटर है। तो अगर आपको याद हो तो बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला था ρgh करके, और यहां पे h आता था 75 mm ऑफ Hg, याद आ रहा है कुछ ऐसी बातें। तो 75 की जगह इस बार 10 मीटर है, तो यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेना बेटा, और यहां पे हाइट ले लेंगे 10 मीटर की। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास जो आएगा वो आएगा 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सारी बातें बढ़िया चल रही है। तो इसको यहां पे पुट करते हुए चलेंगे, रो जी इंटू ये हाइट है 10 मीटर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए रो जी हाइट कितनी है 10 मीटर, रो जी हाइट कितनी है 10 मीटर। फिर आप आइए इधर भैया, रो जी और कितने डेप्थ पे जा रहे हो, 90 मीटर की डेप्थ पे जा रहे हो सब, इंटू V1 इज इक्वल टू रो जी इंटू 10 इंटू V2। देखो भाई कोई गलती तो नहीं कर दी, आप कितने डेप्थ पे हो 90 मीटर, तो यहां पे रो जी एच में h की जगह 90 पुट कर दिया। जहां जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वहां पे मैंने रो जी इंटू 10 किया है, बिकॉज इट इज 10 मीटर ऑफ वाटर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द 10 मीटर ऑफ वाटर। 10 मीटर ऑफ वाटर मतलब हाइट यहां पे 10 मीटर हो जाएगा, डेंसिटी पानी की पुट करना है आपको। तो कहानी वैसा है कि सारी जगह पानी की ही बातें हो रही है साहेब, तो हम एक काम करते हैं, रोजी से रोजी काट दिया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलता है 90 प्लस 10 वो होता है 100 टाइम्स ऑफ V1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ V2। 0 से 0 भी खत्म हो जाएगा, तो V2 जो होगा वो 10 टाइम्स हो जाएगा V1 के। तो जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचेगा इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड इट बिकम्स 10 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। कितने टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम के। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को, कोई शक तो नहीं है, जल्दी से छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नोट किया सभी ने, कोई शक तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, चलिए जी। तो बेटा सवाल क्या कहता है, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस। भैया मोनो एटॉमिक गैस के लिए थर्मल एनर्जी कितनी, ओ हो थर्मल एनर्जी पूछ ली सर इसने तो। भाई आपको पता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता था? मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, याद है? सब मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, बिकॉज इट्स अ सिंगल एटॉमिक गैस। तो सिंगल एटॉमिक गैस के पास टेंडेंसी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ, भाई मोनो एटॉमिक गैस मतलब सिंगल एटम। सिंगल एटम क्या है, ये रहा साहब, इसकी टेंडेंसी क्या है कि या तो वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करे, एंड इफ इट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस तो इसके पास आती है काइनेटिक एनर्जी जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होती है। इफ इट इज मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस तो इसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी जो वाई की तरफ होती है। इफ इट इज मूविंग अलोंग द जेड एक्सिस तो इसके पास आती है काइनेटिक एनर्जी जो कि जेड एक्सिस की तरफ जाती है। तो बेसिकली 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास अवेलेबल है। 3 कैसे, एक एक्स एक्सिस की तरफ, एक वाई एक्सिस की तरफ और एक जेड एक्सिस की तरफ। तो इसके पास 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज अवेलेबल है। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो है 3। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, पढ़ा होगा शायद तुम लोगों ने, हर एक एनर्जी के पास जो वो क्या बोलते हैं बेटा, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी आती है दैट विल बी हाफ kT,
यहां पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहां पे जो एनर्जी अवेलेबल होगी दैट विल बी F/2 kT। भाई यही होता है, जो एनर्जी अवेलेबल होती है दैट इज गिवन बाय F/2 kT। अब मोनोएटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो 3/2 kT। के यहां पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, के यहां पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, के बी से भी डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पे। तो ये कहानी खत्म हो गई इस सवाल की, तो छाप लो जल्दी से इसको भी। किया नोट सभी ने? सभी ने नोट किया? कोई शक तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ सकते हैं आगे, चलिए टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ऑक्सीजन हैज अ रूट स्क्वायर वेलोसिटी, भैया अगर यहां पे रूट स्क्वायर वेलोसिटी ऑक्सीजन की जो है वो c मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सॉरी c मीटर पर सेकंड है, तो रूट स्क्वायर वेलोसिटी हाइड्रोजन की क्या होगी? भाई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बातें कर रहे हैं ये लोग, और आपको पता होना चाहिए कि जो VRMS होता है दैट विल बी एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। क्योंकि क्या हो रहा है, क्या बदल रहा है? गैस बदल दी, यानी कि उसका मोलर मास बदल दिया, तो डिपेंडेंसी जो है मोलर मास पे रखी। और बेटा जी V1 अपॉन V2 करोगे, सो इट विल बी मोलर मास ऑफ द सेकेंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, V1 यानी कि ऑक्सीजन के लिए होगा, V2 यानी कि हाइड्रोजन के लिए होगा। ठीक है, तो पहला वाला गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। दूसरी वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। तो पहली कहानी ऑक्सीजन के लिए, दूसरी कहानी हाइड्रोजन के लिए। तो यहां से V1 की जगह तो C लिखा, डिवाइडेड बाय V2 शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है। सॉल्व करने पे C डिवाइडेड बाय V2 जो बनता है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 1/16, यानी कि बनेगा 1/4। तो C डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू 1/4, तो यानी कि V2 की जो वैल्यू बनेगी इट विल बी और 4 टाइम्स ऑफ C। सही बात है, कोई शक तो नहीं इसमें? मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, दैट्स इट, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अरे फॉर्मूला पता है ना, अंडर रूट ऑफ गामा RT बाय M करके लिखते थे शायद, है ना? हाँ, तो वो वाला फॉर्मूला यूज किया है, डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ थी, मोलर मास के साथ थी, तो यहां पे मोलर मास का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, सो हमने वो शो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, छाप लो जल्दी से इसको। हो गया नोट? ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल बहुत ही प्यारा है। कहा जाता है the molecules of a given mass of a gas have the RMS velocity of 200 meter per second at 27 degree Celsius and 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर। भैया 27 डिग्री सेल्सियस और इतने प्रेशर पे जो RMS वेलोसिटी है वो है 200 मीटर पर सेकंड। अब टेम्परेचर कर दिया 127 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कर दिया 0.05 इंटू 10 की पावर 5, तो RMS वेलोसिटी क्या होगी? अब RMS वेलोसिटी की डिपेंडेंसी आपको जान पता होनी चाहिए, टेम्परेचर के साथ क्या है और प्रेशर के साथ क्या है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में वेरिएशन आते हैं तो प्रायोरिटी किसको मिलती है, यह भी पता होना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे ध्यान रखिए कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को वेरी किया जा रहा है तो प्रायोरिटी आप टेम्परेचर को देंगे, और जो RMS की डिपेंडेंसी है टेम्परेचर के साथ उसको आप कंसीडर करेंगे बेटा। RMS वेलोसिटी की जो डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ है आप उसको कंसीडर करेंगे, तो VRMS प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T हो जाएगा यहां से। तो सब हमने जब V1 अपॉन V2 किया, अच्छा V1 किसको लेंगे? ये पहली वाली गैस हो जाएगी बेटा, है ना, ये पहली वाली गैस हो जाएगी जिसका टेम्परेचर कितना था, ये सारे गिवन डेटास थे पहली वाली गैस के लिए। दूसरी गैस हो जाएगी ये वाली, दूसरी गैस के लिए हमने ये वाली डेटास कंसीडर कर लिए। तो पहली वाली गैस की RMS वेलोसिटी V1, दूसरे वाले गैस के लिए RMS वेलोसिटी V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T1 बाई T2। देखो डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ ही डिफाइन करना, जब यहां पे ऐसे दिक्कतें आती है, प्रेशर भी वेरी करती है, टेम्परेचर भी, भाई टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी। ठीक है, सॉल्व करने पे पता चला कि V1 जो था वो तो 200 था और V2 हमें निकालना था अंडर रूट ऑफ, भाई टेम्परेचर पहले वाले केस में 27 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि सिर्फ 27 डिग्री से काम नहीं चलेगा, इट शुड बी 27 प्लस का 273 डिवाइडेड बाय
यहां पे 127 प्लस का 273, ठीक है। जब हमने सॉल्व किया तो इट विल बी 200 डिवाइडेड बाय V2 शुड बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहां पे सॉल्व करेंगे इसको 300 बन जाएगा, यहां पे सॉल्व करेंगे इसको 400 बन जाएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 3/4 बन रहा है। 4 अंडर रूट से बाहर आएगा 2 कहलाएगा और वो उधर जाके 200 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, राइट। तो कहानी बनेगी 200 डिवाइडेड बाय V2 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। सो V2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 400 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। सो ये ऑप्शन बी में मुझे दिख रहा है, और देख लीजिए भाई क्या ये हमारे सही जवाब है, ठीक है। छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा नोट? कर लिया सभी ने नोट? कोई शक तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और समाप्त करते हैं हमारे इस सेशन। अरे कहां गई स्क्रीन? 2 मिनट रुको। हाँ, वो भी चाहते भी सेशन एंड नहीं हो, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन समाप्त तो सेशन भी समाप्त, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूं कि जो सवाल मैंने आपको कराए हैं वो आपको बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर बेटा जी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर आपको है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, सो दैट मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प कर सके आपकी इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने में, ठीक है। इसके अलावा भैया वीडियो को दोबारा देखना है तो बेटर है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.magnetbrains.com पे आइए, क्योंकि यहां पे आपको ये सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज हमने अरेंज करके रख दिया आप लोगों के लिए, सो दैट कोई वीडियो ढूंढनी ना पड़े और अपना टाइम वेस्ट ना हो उसमें, ठीक है। और भाई एक और खास बात जो ये है वेबसाइट की कि ये सारी वीडियोस वहां पे आपके लिए फ्री है, यानी कि आप कोई भी वीडियो को 1000 बार भी देखोगे तो कोई रोक टोक नहीं होगी। इवन अपने दोस्तों तक भी ये बात पहुंचा दो, उनको भी बोलो जाके कि अगर आपको भी प्रिपरेशन करनी है क्लास 11th के लिए और ऐसे अमेजिंग से और धांसू से सेशन चाहिए तो मैग्नेट ब्रेन्स आके ज्वाइन कर ले, राइट। चलिए भाई, सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में बेटा एक नए चैप्टर के साथ जो कि होगा ऑसिलेशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।